नमस्कार। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर आज से भारत की यात्रा पर हैं। आज वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने जा रही हैं। इसके बाद शुक्रवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। यूरोपीय संघ क्या है, ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से भारत को कैसे फायदा होने वाला है, इसका हम आज गहन विश्लेषण करेंगे। लेकिन टॉपिक्स पर जाने से पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूरोपीय संघ एक 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है और उस समूह का एक ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं। यूरोपीय यूनियन इसे कहा जाता है। अब यूरोपीय आयोग भी बोलते हैं इसे, कुछ लोग यूरोपीय संघ भी बोलते हैं। तो इसमें टोटल 27 देश हैं। यूरोप के 27 देश हैं, इसमें जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश भी हैं। और जो ब्रिटेन इसमें था पहले, लेकिन ब्रिटेन अब इससे अलग हो चुका है। अब ब्रिटेन इसका हिस्सा नहीं है। बाकी 27 देश इसमें टोटल हैं। तो ये जो देश हैं, ये यूरोपीय देश काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर दुनिया की हम बात करें तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करें, अगर हम कानून का शासन की बात करें, तो इन सब के लिहाज से यूरोपीय देश सबसे आगे हैं, सबसे आगे माने जाते हैं। इनका उच्च मानकों वाले देश माने जाते हैं। इवन कुछ मामलों में अमेरिका से भी आगे माने जाते हैं। तो यूरोपीय संघ से जो भारत के रिश्ते हैं, निश्चित रूप से बहुत पहले से हैं। जब से संघ बनाया तभी से हैं। 65 साल पुराने रिश्ते हैं और 60-62 के दशक में दोनों देशों के भारत के इनके समूह के साथ, इस संघ के साथ रिश्ते कायम हो गए थे और तब से वो रिश्ते मजबूत होते रहे हैं। और इस मजबूती का ही कारण है कि आज काफ़ी संख्या में भारतीय यूरोपीय देशों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे वहाँ पर भारतीय मूल की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष की भारत यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा के एक तो कूटनीतिक मायने हैं, दूसरा इस यात्रा के उसके व्यापारिक मायने हैं, तीसरी इस यात्रा के निवेश के मायने हैं, चौथी इस यात्रा के जो पीपुल टू पीपुल कनेक्ट है उससे संबंधित है। अगर हम राजनयिक रिश्तों की बात करें, देखिए जैसे मैंने बताया कि यूरोपीय संघ एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और कानून के शासन को प्रमुखता देता है। और हमने देखा होगा पूर्व में कि, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ, कि यूरोपीय संघ कश्मीर के मुद्दे पर भारत की आलोचना करता था। लेकिन ज्यों ज्यों भारत ने उसके साथ रिश्ते प्रगाढ़ होते गए और उन्होंने भारत को समझा, तो उसके बाद यूरोपीय संघ का रवैया बदला है। आपको याद होगा 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो यूरोपीय संघ के 23 सांसदों ने वहाँ दौरा किया था अक्टूबर में जम्मू कश्मीर का, और लोगों से बात की थी। और सिर्फ न बात की थी बल्कि खुल के उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का मामला भारत का आंतरिक मामला है और भारत अगर आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई भी कदम उठाता है तो यूरोपीय संघ उसका हमेशा समर्थन करेगा। तो एक यूरोपीय संघ का ये बयान, यूरोपीय संघ के सांसदों का ये बयान एक वैश्विक मंच पे उन देशों के लिए भी संदेश था जो देश जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भारत के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे। तो यूरोपीय संघ के उस दौरे से, यूरोपीय संघ के उस समर्थन से भारत को दुनिया में अपने फैसले के समर्थन में एक मजबूती भी मिली। तो ये इसके राजनयिक मायने हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ की तरफ से कुछ बोला जाता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। अगर वो बात भारत के पक्ष में कहता है तो हमें भारत के पक्ष को उससे मजबूती मिलती है। इसलिए यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं। ये राजनयिक रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और भारत उसको साध के चल रहा है। दूसरी बात, अगर हम करें निवेश और व्यापार की, अगर व्यापार की बात करें, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार करने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो डील होगी, मान लीजिए यूरोपीय संघ कहता है कि हाँ, भारत के चावल को हम अपने यूरोपीय संघ में बेचने के लिए मंजूरी देते हैं और इसकी क्वालिटी सही पाई जाती है और वो अप्रूव करता है यूरोपीय संघ, तो जो 27 देश हैं वो कोई भी कंट्री उसको खरीद सकता है और भारत किसी भी कंट्री में उसे बेच सकता है। तो उसको हर देश के साथ अलग अलग गुणवत्ता पैरामीटर चेक करने की या अलग अलग डील करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार यूरोपीय संघ ने आपके उत्पाद पर मुहर लगा दी, आपके किसी निर्यात के सामग्री पर मुहर लगा दी, तो आपको एक नहीं 27 ग्राहक मिल जाते हैं। 27 देश आपको ग्राहक मिल जाते हैं। उसका नतीजा यह है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में आज जो द्विपक्षीय कारोबार है 135 अरब डॉलर का है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 135 अरब डॉलर का सालाना कारोबार है। ये पिछले साल के आंकड़े थे 23-24 के, अब वो और बढ़ गया होगा।
अब इस कारोबार में ये द्विपक्षीय कारोबार है, यानी दोनों तरफ का कारोबार है। इस कारोबार में अगर हम भारत की हिस्सेदारी देखें तो $76 अरब का भारत यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात करता है। $76 अरब का, 76 अरब का। लेकिन जो आयात करता है वो सिर्फ $59 अरब का है। यानी यूरोपीय संघ से भारत कम खरीदता है और ज़्यादा उसको बेचता है। तो ये हमारा जो विदेशी व्यापार घाटा है उसको ये कम करता है। यहाँ पे हमें विदेशी व्यापार में मुनाफा देता है, क्योंकि हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं और आयात उससे कम कर रहे हैं। तो हर देश की ये रणनीति होती है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का निर्यात करें। आयात भी करते हैं, क्योंकि कुछ सामान हमारे पास होते हैं, कुछ हमारे पास नहीं होते हैं, कुछ सामान हमें बाहर से ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, एक अच्छा माना जाता है। तो यूरोपीय संघ के साथ हमारा निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है। अमेरिका को हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं। तो यूरोपीय संघ के साथ ऐसा नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि जैसे ही हमें सिर्फ यूरोपीय संघ को, एक समूह को डील करना है और उस समूह के साथ हमने डील करने के साथ हमारे 27 देशों के साथ स्वतः ही कारोबारी रिश्ते बन जाते हैं। तो ये इसका दूसरा फायदा है। अगर हम निवेश की बात करें तो यूरोपीय संघ का जो भारत में निवेश है वो भी बहुत अच्छा है। अगर $117 अरब का यूरोपीय संघ का भारत में निवेश है, एक साल पहले तक के आंकड़े ये बताते हैं कि $117 अरब का निवेश है। भारत भी वहाँ पर निवेश करता है, भारतीय कंपनियां भी वहाँ पर काम करती हैं और वो भी निवेश करती हैं। लेकिन भारत का निवेश $40 अरब के करीब है। यूरोपीय संघ का उसके दुगने से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा है। यूरोप की 6000 कंपनियां, यूरोपीय संघ के देशों की 27 देशों की 6000 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। अगर ये कंपनियां भारत में काम करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार का सृजन हो रहा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था बूस्ट कर रही होगी। और यूरोपीय संघ के जो बड़े देश हैं जैसे जापान है, फ्रांस है, स्वीडन है, ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके पास हथियारों की तकनीकें हैं। तो इनके साथ कई रिसर्च अभियान भी चल रहे हैं भारत के। इसके अलावा फ्रांस से जैसे हमने राफेल खरीदे, पहले एयरफोर्स के लिए खरीदे, फिर वायुसेना के लिए खरीदे। अब एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वायुसेना खरीदने जा रही है, तो उसमें फ्रांस की कंपनियां भी दौड़ में हैं, उसमें स्वीडन की कंपनियां भी दौड़ में हैं। तो इस प्रकार अगर हम रक्षा के दृष्टि से देखें तो रक्षा की दृष्टि से भी यूरोपीय संघ के कई देश भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन देशों के साथ युद्धाभ्यास भी भारत लगातार करते रहता है और यूरोपीय संघ के साथ भी जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, रणनीतिक साझेदारी तक वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है कि यूरोपीय संघ निवेश और व्यापार के लिए भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है और डिप्लोमेसी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा यूरोपीय संघ के देशों में भारत की जो आबादी है, वहाँ भारतीय मूल के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं और जो भारतीय प्रोफेशनल हैं वो भी रहते हैं, वो भी काम करते हैं। तो ऐसे में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है वो भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी भारत को इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना के रखना होता है, क्योंकि भारत में प्रोफेशनल की संख्या बहुत ज़्यादा है। चाहे हम आईटी प्रोफेशनल की बात करें, चाहे हम डॉक्टर की बात करें, चाहे हम इंजीनियर की बात करें, तो भारत बड़े पैमाने पर डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल पैदा कर रहा है। तो उनको जॉब के वहाँ पर अवसर मिल जाते हैं और वो भारतीय कंपनियाँ वहाँ पर सेवाएं दे रही हैं सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में। तो इससे एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी भी बनती है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इन कंट्री में बड़े पैमाने पर भारतीय स्टूडेंट भी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए भारत के लोग वहाँ जाते हैं। ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसको ये लोग मजबूत करते हैं। इसके अलावा जो यूरोपीय देश हैं इनके पास जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज बहुत हैं, स्वीडन के पास हैं, फिनलैंड के पास हैं, फ्रांस के पास हैं, जर्मनी है, इनने ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम किया है। और जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत को ग्रीन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि जो ऐसी टेक्नोलॉजी देश में आए जो ऊर्जा की खपत कम करती हों और या जिनका एमिशन बहुत कम है। तो ये टेक्नोलॉजी यूरोपीय देशों के साथ है, इसलिए भारत चाहता है कि यूरोपीय देश की ये कंपनियां जो ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली हैं वो भारत में या तो मैन्युफैक्चरिंग करें या भारत में अपनी तकनीकों को बेचें, ताकि जो पॉल्यूशन फैलाने वाली टेक्नोलॉजी हैं वो रिप्लेस हो जाए। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज और क्लीन टेक्नोलॉजी को लेकर भी भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते और यूरोपीय संघ की साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। और व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए लगातार बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी लंबे समय से बात हो रही है, लेकिन इस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस दौरान जब वो मीटिंग होगी तो हो सकता है फिर से इस मुद्दे पर बातचीत हो और कोई हल निकले। हालांकि मुक्त व्यापार के मामले में एक अड़चन जो सबसे बड़ी है
वो यूरोपीय संघ के जो स्टैंडर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि बहुत सारे भारत में बनी चीज़ों को वहाँ पर अप्रूवल नहीं मिलता है, लेकिन जिन चीज़ों को अप्रूवल मिल जाता है तो फिर वो चीज़ें 27 देशों में बिक सकती हैं, एक बार अप्रूवल होने की बात है। लेकिन यूरोपीय संघ जब अप्रूवल के बाद मंजूरी देता है तो फिर उसका दायरा बहुत बढ़ जाता है, फिर उसके संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसके अलावा भारत चाहता है, अब जैसे मैंने निवेश की बात की, भारत चाहता है कि यहाँ पर निवेश करने के लिए कंपनियां आगे आएँ, तो यूरोपीय संघ की कंपनियों के भारत आने की अभी भी बहुत संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इन संभावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला के बीच जब बातचीत होगी शुक्रवार को, तो इस दौरान इस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।